हमारा देश विसंगति प्रधान देश है। यहाँ पर आप सुबह उठते हैं विसंगतियों के साथ। आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बिजली चली जाती है, पंखा बंद हो जाता है और आप उठ जाते हैं। जगह जगह लिखा होता है मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, और जिस होर्डिंग पे लिखा रहता है उसी के नीचे गटर का ढक्कन खुला रहता है। तो ये जो विसंगतियां हैं हमारे जनमानस में इतनी गहराई से व्याप्त हो चुकी हैं। आप गाड़ी खरीदते हो, सैकड़ों रुपए रोड टैक्स जमा कर देते हो। सैकड़ों रुपए रोड टैक्स भरने के बाद जब वही गाड़ी लेकर आप सड़क पे जाते हैं तो आप गड्ढे में गिरे हुए मिलते हैं। आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं और वो अपनी निधि की बात करने लग जाते हैं। आप सोचते हैं कि आप अपने वोट से सरकार बनाते हैं। सरकार वोट से नहीं, रिजॉर्ट से बनती है। वाह। तो इतनी अभी 26 जनवरी आई, 15 अगस्त आया, हम सब ने देखा कि जितनी ज़्यादा उसमें देशभक्ति की भावना थी, उससे ज़्यादा अखबारों में विज्ञापन फ्रीडम सेल के आए। तो ऐसा लगता है कि ये आगे जाकर के नई पीढ़ी यही जानेगी कि ये 15 अगस्त 26 जनवरी शायद टी शर्ट और जूते चप्पल खरीदने के लिए ही ऑनलाइन कंपनियों से ये बनाए जाते हैं। आपने कहा कि मेरी रचना धर्मिता, नहीं, वो मैं दिखा भी रहा था। हाँ। जैसे ये घातक कथाएं हैं, बहुत प्रसिद्ध हुई इनकी व्यंग संग्रह है। डंके की चोट पर एक और इनका व्यंग संग्रह है, ये भी पॉपुलर हुआ। और इनकी नई किताब आई है, पंडित भया न कोय। तो अलंकार जी, ये जो किताबें, ये जो व्यंग संग्रह आपने लिखा है, मुझे लगता है कि आज के व्यंग में जो आप लिख रहे हैं, पहले का भी व्यंग लोगों ने पढ़ा है। एक तो पहले आपकी जो अच्छी अपनी एक रचना है, मुझे लगता है कि आपको अपने दर्शकों को सुनाना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसमें से किताबें आप अपनी तरफ रख भी सकते हैं। देखिए, मेरी 2014 में मेरा पहला व्यंग संग्रह आया था, खुदा झूठ ना लिखवाए, और ये श्रृंखला जारी रही। दो टूक, सभी विकल्प खुले हैं, जूते की अभिलाषा और डंके की चोट पर, अलंकार रस्तोगी के बेहतरीन व्यंग, अलंकार रस्तोगी के चयनित व्यंग, और वहाँ से होते हुए ये घातक कथाएं पे आई। ये जो जातक कथाएं हम लोगों ने पढ़ी हैं, पंचतंत्री कथाएं पढ़ी हैं, उनको आज के संदर्भों में मैंने लिखने का प्रयास किया है और कोशिश की है कि जो सीख इनसे हमारी पुरानी पीढ़ी ने ली है, क्योंकि विषय बदल जाते हैं, विषय भले ही बदल जाते हों, लेकिन उनका जो दृष्टिकोण है लोगों के प्रति समझने का, वो नहीं बदलता है। आज की जो पीढ़ी है, वो आज की पीढ़ी क्या सोचती है, उसको उसकी भाषा में समझाने का ये प्रयास है जातक कथा में। और अभी आपने कहा कि एक रचना इसमें हो जाए, तो जातक कथाओं को आपने घातक कथाएं बना, घातक कथा में किए। ये आज के संदर्भों में है, कहानियां लगभग वही आपको मिलेंगी। और एक इसमें रचना है, आपने प्यासे कौवे की कहानी पढ़ी होगी कि किस तरीके से प्यासे कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। आज के संदर्भों में अगर आपको देखें तो क्या उस कौवे की प्यास बुझ पाई है? पानी की तलाश अभी जारी है। कि भीषण गर्मियों के दिन चल रहे थे, ऊपर से नोरा फतेही टाइप लोगों के हाय गर्मी गाने ने और आग लगाई हुई थी। वाह वाह वाह। पुराने जमाने के प्यासे कौवे की बात छोड़ दीजिए, इस कथित स्मार्ट सिटी वाले आधुनिक सुविधा संपन्न काल में भी आजकल के कौवे अपनी प्यास बुझाने के लिए बूंद बूंद पानी को तरस रहे थे। ऊंची ऊंची इमारतों के ऊपर से मंडराते हुए एक प्यासा कौवा अपनी औकात से ज्यादा ऊंची उड़ान भरते हुए और पानी न मिलने पर जिम्मेदारों के लिए स्तुति वंदन करते हुए पानी की तलाश में लगा हुआ था। उसने अपने पूर्वजों की कहानी सुन रखी थी कि कैसे उसने एक घड़े के थोड़े से पानी में कंकड़ डालकर पानी को ऊपर लाकर अपनी प्यास बुझाई थी। इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ वह कौवा ऊपर वाले से उसी तरह एक अदद घड़े में पड़े हुए थोड़े से पानी की अरदास में लग गया। तभी उसे कथित पॉश सोसाइटी में पानी का पूरा तालाब ही मिल गया। लेकिन जैसे ही वह उसके नजदीक आया तो पता चला कि वह तालाब नहीं बल्कि वहां के लोगों के चिल करने के लिए स्विमिंग पूल था।
उस कौवे को देखते ही वहां के गार्ड डंडे लेकर उसे भगाने में जुट गए। किसी तरह वह कौवा वहां से अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन वह मुई प्यास तो अभी भी उसकी जान लिए जा रही थी। वह सोचने लगा कि श्राद्ध के महीने में तो उसे बिन मांगे ही खाना पानी से ओवरलोडेड कर दिया जाता था। बाकी दिनों में लोगों की ऐसी उपेक्षा रही तो शायद उसका खुद का ही श्राद्ध हो जाएगा। तभी नीचे उसे एक चुनावी जनसभा दिखाई पड़ी। एक नेताजी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। देखिए भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं कि आपके इलाके में बरसों से पानी की एक बूंद भी नलों से नहीं टपकी है। आप मुझे जिताइए, मैं आपके इलाके में नदियां बहा दूंगा। इतना कहते ही नेताजी की जय के प्रायोजित नारों से वातावरण गूंज उठा। नेताजी ने अपने मेज पर रखी मिनरल वाटर की बोतल से अपना गला तर किया। सभा विसर्जित हुई, साथ ही उस कौवे के अरमान भी कि कब यह नेताजी जीतेंगे और कब इस इलाके में नदी बहेगी और कब उसकी प्यास बुझेगी। जनता जनार्दन जा चुकी थी। उसके कार्यकर्ता दनादन उनके पास जाकर सेल्फी लेकर कृतार्थ हो रहे थे। तभी नेताजी ने व्यवहारिक वाली घोषणा की कि सभी कार्यकर्ता भी जाएंगे नहीं, सबके गले तर करने का इंतजाम बैक स्टेज पर कर दिया गया है। नेताजी के इतना कहते ही उनके कार्यकर्ताओं से लेकर उस कौवे तक में हर्ष की लहर दौड़ गई। वह कौवा सोचने लगा, न जाने के लोग फालतू में नेताओं को बदनाम करते हैं। वह अपने आप को रोक ना सका और बैक स्टेज पहुंच गया। पता चला कि वहां लोगों के गले तर करने का पूरा इंतजाम तो था, लेकिन उसे पानी से नहीं, दारू की बोतलों से तर करना था। अब वह समझ चुका था कि उसके पूर्वजों को थोड़ा पानी शायद इसीलिए मिल पाया क्योंकि तब शायद अब की तरह लोगों की आंखों का पानी नहीं मरा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो व्यंग हम कुछ इस अंदाज में सुनते हैं। व्यंग के लिए मुझे लगता है धैर्य की भी बड़ी जरूरत होती है कि अगर आपके पास धैर्य है तभी आप व्यंग पढ़ भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे।